वेलकम HR स्टूडेंट्स एमबी थर्ड सेमेस्टर। आज का जो अपना टॉपिक है ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का जो लेक्चर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया अगेन। कैलकुलेट ROI फॉर ट्रेनिंग। देखिए, कैलकुलेट ROI, इसमें हम तीन वर्ड्स को देख रहे हैं, एक तो रिटर्न और एक इन्वेस्टमेंट। तो जो आपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट आपने क्या किया है, तीन रिसोर्सेज हमने पहले भी देखे थे, टाइम, मनी और पीपल। इन का जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, इन तीनों से हमें क्या रिटर्न मिल रहा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये हम इसके अंदर समझ रहे हैं। तो HRD क्या है, कोई भी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, ये इस बेसिक मॉडल से शुरू होता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया उससे आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। तो सबसे पहली बात तो आप याद रखिएगा, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, यानी कि हमें एक फॉलो करना है स्टेप और सिस्टमेटिक अप्रोच को। ऐसा नहीं है कि हम एक स्टेप से जो है तीसरे स्टेप पे जंप मार दें। तो हमें ज़रूरी है कि हम हर एक पॉइंट को, हर एक एंगल को बहुत बारीकी से एनालाइज करें, तभी हम अपने रिटर्न का एनालिसिस कर पाएँ। देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करने का पॉइंट ऑफ व्यू हमारा कई एंगल से है। पहली बात, क्योंकि आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया है, तो आपको एज ए इवेल्यूशन आपको बताना पड़ेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। आपने पीपल्स को एंगेज किया है, तो आपको बताना पड़ेगा अपने स्टेक होल्डर्स को, आपको अपने सुपरवाइजर्स को बताना पड़ेगा, और मेन इम्पॉर्टेंट जो आपके फंडर्स हैं, यानी जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उनको भी ये बताना पड़ेगा कि जो हम ये टाइम, मनी और पीपल को इन्वेस्ट करते हैं टू कंडक्ट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, उससे हमें क्या रिटर्न मिल रहा है। तो इसलिए हमें इस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आने वाले हर इशू को बहुत स्टेप बाय स्टेप फोकस करना पड़ेगा, लॉजिकली सोचना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी कैलकुलेशन है वो कंसिस्टेंट रहे, हमारे लिए अदर पीपल उसको समझ सकें, और उसकी एक नेट वर्थ हो, यानी क्रेडिबिलिटी हो कि यस, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से हमें ये फ़ायदा हुआ, ये नुकसान हुआ, ताकि अगर हमें नुकसान हुआ है तो हम फर्दर उसको इम्प्रूवमेंट कर सकें, और यदि हमें फ़ायदा हुआ है तो ऐसे ही हम अदर इन्वेस्टमेंट के और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करा सकें। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कलेक्टिंग द पोस्ट प्रोग्राम डेटा, यानी डेटा को बहुत ध्यान से रखिए, हमें डेटा को कलेक्ट करना है। तो किसी भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होता है आपका डेटा कलेक्शन से। तो जो आपने डेटा इकट्ठा किया था बिफोर ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड कंडक्ट करते वक्त, तो आपको उसी डेटा पे क्या करना है, एनालिसिस करना है। डेटा कौन सा हो सकता है, हमारे एम्प्लॉयज़ कौन से हैं, कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, क्या उनका वर्क प्रोफाइल है, वर्क प्रोफाइल करते वक्त किसको क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिलअप करने के लिए क्या स्किल्स, क्या नॉलेज, क्या एटीट्यूड उनके अंदर होना चाहिए, क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग हमने कुछ प्लान बनाया होगा, और हम यही डेटा इकट्ठा कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ से। तो इसके अंदर हमारे सामने दो चीज़ें आती हैं, एक आता है हार्ड डेटा और एक आता है सॉफ्ट डेटा। हार्ड डेटा जो होता है वो हम अपने यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के तौर पे एज ए टेक्स्ट उसका क्या करते हैं, प्रूफ रखते हैं। वो डेटा किस चीज़ से रिलेट होता है, आपके आउटपुट से, यानी हर एम्प्लॉय के आउटपुट से, उसकी क्वालिटी से, जो भी वो टास्क परफॉर्म कर रहा है, जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है, जिस काम को वो कर रहा है, जिस वर्क को वो कर रहा है, उसमें क्या क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड हम सोच के चल रहे हैं। कॉस्ट, उस एम्प्लॉय को रखने की हमें कॉस्ट क्या आ रही है, और उसके टाइम की क्या वैल्यू है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। यदि हम उसको 2 घंटे या किसी और काम में इंगेज करते हैं फॉर प्राइम वर्क, तो हमें कितना नुकसान हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए इन द डॉक्यूमेंट, यानी टेक्स्ट में हमारे पास रिटन प्रूफ होना चाहिए। तो ये और दूसरा होता है हमारा सॉफ्ट डेटा। तो सॉफ्ट डेटा होता है वो होता है हमारे वर्क हैबिट्स, वर्क क्लाइमेट और एटीट्यूड। तो हमने यहाँ जो हमारे हार्ड डेटा है और हमारा जो सॉफ्ट डेटा है, इनको हमने कैटेगराइज किया है लेवल 3 और लेवल 4 में। जो आपका हार्ड डेटा है ये लेवल 4 कैटेगरी में जाता है, और जो आपका सॉफ्ट डेटा है वो लेवल 3 में जाता है।
लेवल 4 में हमने हार्ड डेटा को इसलिए रखा है क्योंकि इसमें हम क्वालिटी, कॉस्ट, टाइम, इन 3 चीज़ों को हम एनालाइज ज़रूर कर रहे हैं। और जो हमारा सॉफ्ट डेटा है लेवल 3 का, वो हमारे लिए रिप्रेजेंट करता है हमारे हैबिट को, क्लाइमेट को और एटीट्यूड को। तो इन 2 बातों को ध्यान रखिएगा, लेवल 3 एंड लेवल 4 को। तो डेटा कलेक्शन करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहला आता है आपका फॉलोअप क्वेश्चनायर। जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या कर सकता है, वो क्वेश्चनायर को डिज़ाइन कर सकता है टू अनकवर द स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रेनिंग। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लर्नर्स हैं, हम उनको ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के फॉर पे एक क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनायर दे रहे हैं टू कलेक्ट डेटा। अब डेटा आपके निर्भर करता है कि आप लेवल 3 का कर रहे हैं या लेवल 4 का कर रहे हैं। ये इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कौन एनालाइज कर रहा है, आप कर रहे हैं। तो बीइंग एज ए HR आपको ही फाइनलाइज करना है कि आपको लेवल 3 का डेटा चाहिए या लेवल 4 का चाहिए। दूसरा आता है आपका यूज़ ऑफ क्वेश्चनायर्स। इसके अंदर हम लेवल 3 और लेवल 4 दोनों को एक्वायर करते हैं। जो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो लेवल 4 है उसमें जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो किससे रिलेट करने चाहिए, वो हमारे एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेट करता हुआ होना चाहिए। और ये नॉर्मली क्या है, ये हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये हमने जैसे देखा कि जो हमारी सेल्स टीम होती है या जो हमारे टेक्निकल पर्सन्स होते हैं, उनसे हम रिगार्डिंग लेवल 4 का डेटा फिलअप करवाते हैं टू एनालाइज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तीसरा आता है आपका प्रोग्राम असाइनमेंट। प्रोग्राम असाइनमेंट जो है यूज़फुल होते हैं फॉर सिंपल और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए। यदि आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 दिन 1 दिन का है तो आप अपना प्रोग्राम असाइनमेंट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो असाइनमेंट क्या फिलअप करते हैं, जॉब से रिलेट करते हुए, स्किल से रिलेट करते हुए, प्रोग्राम से उनको क्या लर्निंग हुई, इस तरीके के काम को हम क्या कर सकते हैं, अंडर द प्रोग्राम असेसमेंट के मेथड हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ मेथड आता है आपका एक्शन प्लान। जो एक्शन प्लान मेथड होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो हमने प्रोग्राम कराया था उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ और इससे हम जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो जॉब्स पर हैं, उस जॉब पे वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से लर्निंग जो हुई है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उस लेवल का डेटा हम इकट्ठा करते हैं। तो इसमें भी अकॉर्डिंग टू यू हम लेवल 3 और लेवल 4 इनके बेसिस पे क्या है, क्वेश्चनायर फिलअप करा सकते हैं और जो डेटा हमें मिलता है उसके बेसिस पे हम फर्दर एक्शन प्लान डिसाइड कर सकते हैं। देन परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। परफॉर्मेंस मेथड क्या कहता है कि ये जब पार्टिसिपेंट आपके यहाँ प्रोग्राम में आया और जो पार्टिसिपेंट का सुपरवाइज़र है और जो इंस्ट्रक्टर है वो इसमें आउटकम बताते हैं आपके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का। क्योंकि हमने जब ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटेंट बनाया था तो हमने इंस्ट्रक्टर के साथ मिलके, सुपरवाइज़र के साथ मिलके अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया होगा। तो अंडर दिस प्रोग्राम परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट हम जो डेटा इकट्ठा करते हैं वो कैसे रिलेट करते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ ने जो इस प्रोग्राम में सीखा उससे उनकी परफॉर्मेंस में क्या इन्हेंसमेंट हुआ। देन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। जैसे हम लेवल 4 का इकट्ठा कर रहे हैं तो लेवल 4 में हमने देखा कि हम वर्कर अपने जो लर्नर्स हैं उनके आउटपुट पे ध्यान दे रहे हैं। तो जहाँ हमारे लिए परफॉर्मेंस या आउटपुट वर्ड आ रहा है वहाँ हमें लेवल 4 मेथड यूज़ करना है, ये हमें याद रखना है। तो इस जो हम ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट यानी कलेक्ट द परफॉर्मेंस बेस्ड डेटा, इसके अंदर हमें सबसे मुश्किल बात क्या है कि कौन सा मेथड हमारे लिए अप्रोप्रिएट है वो हमें फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो क्योंकि हम इसमें क्या लगा रहे हैं, हम इसमें पैसा इन्वॉल्व कर रहे हैं, हमारा टाइम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, हमारे पर्सनल्स यानी पीपल्स हमारे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो डेटा हमें बहुत सावधानी से कलेक्ट करना है और इन्हीं का हमें एनालिसिस करना है। इसलिए डेटा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा आता है आइसोलेटिंग द इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग। देखिए हमने जितने भी प्रोग्राम्स इससे पहले लेक्चर में पढ़े, चाहे वो क्रिक पैट्रिक का मॉडल हो, चाहे वो इवैल्यूएशन डिज़ाइन हो, हमने यहाँ पे इवैल्यूएशन तो देखा कि हम इवैल्यूएशन कैसे करेंगे और किन बेसिस पे करेंगे, किन लेवल्स पे करेंगे, पर हमने ये नहीं देखा कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ़ेक्ट क्या है। क्योंकि नॉर्मली कंपनीज़ इस इफ़ेक्ट को छोड़ देती है
वो सिचुएशन को एनालाइज करती है कि आज हमने ये प्रोग्राम कराया, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ और फर्दर हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, पर हमने इसका इफ़ेक्ट नहीं देखा। तो इस इफ़ेक्ट को देखने के लिए अगर हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करते हैं तो हमें ये जो इफ़ेक्ट ऑफ ट्रेनिंग पॉइंट है यानी स्टेप नंबर 2, इसको भी फाइंड आउट करना है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें कुछ टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। वो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? जैसा पहला कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप क्या कहता है कि इसके अंदर हम एक ग्रुप को तो क्या देते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, और दूसरे ग्रुप को हम क्या करते हैं, सिंपल छोड़ देते हैं। फिर एनालाइज करते हैं कि दोनों जिसको ट्रेनिंग दी गई क्या उनकी परफॉर्मेंस इन्हेंस हुई या नहीं हुई। दूसरा, इम्पैक्ट एस्टिमेट। अगर हमें लगता है कि जो हमने कंट्रोल ग्रुप पढ़ा ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है, क्योंकि हम एक ग्रुप को ट्रेनिंग दें और दूसरे ग्रुप को ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्ट तो हमें पता है कि जिसको ट्रेनिंग मिली है उसको अच्छा आएगा ही आएगा, और ये फिजिबल हमें नहीं लग पा रहा, तो हम क्या करें? तो हम ये देख सकते हैं, एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन द आउटपुट वेरिएबल्स, अनदर अप्रोच कैन बी अकम्प्लिश इन द फॉलोइंग 4 लेवल्स। तो हम इसमें हम क्या 4 लेवल को देख रहे हैं। तो अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, हम इसके अंदर देख रहे हैं जो हमारे 4 लेवल्स थे। 4 लेवल कौन कौन से थे? आपका रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट। हम उन लेवल पे भी क्या कर सकते हैं, हम इन लेवल पे भी उन ट्रेनिंग का इफेक्ट एनालाइज कर सकते हैं। फिर आता है आपका पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट क्या कहते हैं? एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड टू ट्रेनिंग। इस अप्रोच के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनका हम ओवरऑल एक्सपेंसेस देख रहे हैं कि उनके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आया और उसमें हमारी क्या कॉस्ट इनकर्ड हुई। तो हम एक तो उसमें एनालाइज कर सकते हैं प्री प्रोग्राम एनालिसिस यानी प्री टेस्ट, कि प्री टेस्ट से पहले उनके अंदर क्या स्किल्स थी और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग उनके अंदर क्या स्किल्स हैं और क्या इम्प्रूवमेंट है। याद रखिएगा, हम उसमें परफॉर्मेंस नहीं देख रहे हैं, इम्प्रूवमेंट जज कर रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट भी आप इन 4 लेवल्स पर डिसाइड कर सकते हैं, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और रिजल्ट। देन सुपरवाइजर्स। अब हम जो इस पॉइंट में हम देख रहे हैं कि आपके जो प्रेजेंट सुपरवाइजर्स हैं वो इस इम्प्रूवमेंट को किस एंगल से सोचते हैं। क्या आपके जो जिस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को हमने ट्रेनिंग कराई, क्या उनके डिपार्टमेंटल हेड्स और जो सुपरवाइजर्स होते हैं, क्या उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक इफ़ेक्टिवली एनालिसिस के तौर पर देखा जा रहा है, और कितना % आपको लगता है सुपरवाइजर्स को कि ये एम्प्लॉय में अंदर इम्प्रूवमेंट आया है। देन सीनियर मैनेजर्स। जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक एस्टिमेट देते हैं। एस्टिमेट किस चीज़ का देते हैं कि यदि हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं तो हम इस प्रोग्राम से एम्प्लॉयज़ में कितना % ऑफ इम्प्रूवमेंट हमें दिखना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस लोगों का हम क्या कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। देन आते हैं एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स कौन से हैं? एक्सपर्ट वो होते हैं जो ऑलरेडी इस प्रोग्राम को ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहे होते हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं, या अदर इंडस्ट्रीज से जो कि ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने में एक्सपर्ट्स हैं। तो हम उनसे भी राय लेते हैं कि आफ्टर कंडक्टिंग दिस प्रोग्राम हमारे एम्प्लॉयज़ में कितना % ऑफ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए। फर्स्ट प्रोसेस था हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा और सेकेंड पॉइंट था हमारा इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग। नाउ वी गो फॉर द थर्ड पॉइंट। थर्ड स्टेप हमारा कहता है, अब हमने इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग एनालाइज कर लिया कि हर एम्प्लॉय में कितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अब हम देखते हैं जो डेटा हमने कलेक्ट किया था उसकी वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, कन्वर्ट द आउटपुट डेटा टू प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन और कॉस्ट सेविंग। इस टेक्निक के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा आउटपुट है यदि वो इंक्रीज़ हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में एनालाइज करिए कि बिफोर ट्रेनिंग हमारा एम्प्लॉय क्या कर रहा था, 4 यूनिट्स पर डे बना रहा था। अब आफ्टर ट्रेनिंग यदि वो 6 और 7 कर रहा है तो ये 7 की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ सेल्स और प्रॉफिट। देन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड कन्वर्ट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टू द कॉस्ट सेविंग। अब आपने मान लीजिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या है, जो आपका एम्प्लॉई है क्या वो आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड के थ्रू मैच हो रहा है, जो हमने लेवल 4 में देखा था क्वालिटी स्टैंडर्ड। और उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को आप क्या करिए, आपकी कॉस्ट सेविंग से रिलेट करिए।
क्या इतना क्वालिटी बढ़ाने में आपने कुछ पैसा बचाया या आपने एडिशनल एक्सपेंसेस उसमें कर दिए, ये हम इसके अंदर देखेंगे। देन यूजेस द पार्टिसिपेंट, हर वर्कर की जो एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जा रहे हैं, यानी कि अगर वो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रहा है, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर रुक रहा है, तो उसकी पर डे की वेजेस, उसको बेनिफिट जो दिए जा रहे हैं, प्लस उसका जो काम होगा, इन दोनों के बीच में आप क्या करिए, एनालिसिस कर लीजिए। देन यूज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल क्या कहती है, यदि वो अवेलेबल है आपके पास, तो कि यदि आपको लगता है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कराने के पहले भी कभी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ कराया गया था और हमें ये कॉस्ट आई थी, आज ये कराने पे हमें ये कॉस्ट आ रही है, ये इम्प्रूवमेंट हमें दिख रहा है, तो हम एनालिसिस कर सकते हैं। देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल आउटपुट, हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हम इम्प्रूवमेंट के साथ ही रिलेट कर रहे हैं इस चीज़ को, कि हम ये देख रहे हैं जो एक्सपर्टाइज हुए हैं, क्या हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने वर्क में टू परफॉर्म अ टास्क, जिस काम के लिए उनको रखा गया था, क्या वो इसमें एक्सपर्टाइज हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। देन वी कैन यूज़ अदर एक्सटर्नल डेटाबेसेस, एक्सटर्नल डेटाबेसेस क्या है, यदि हमें कोई गवर्नमेंट की कोई रिसर्च मिल जाए या गवर्नमेंट के आर्टिकल्स मिल जाएं या गवर्नमेंट ने इस पर किसी पर्सन ने कोई रिसर्च की हो कि अगर हम ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं तो हमारे एम्प्लॉयज़ में इतना इम्प्रूवमेंट आता है, प्रोडक्शन इतना % बढ़ जाता है, कंपनी की सेल्स इतना इंक्रीज़ हो जाती है और प्रॉफिट मार्जिन इतना इंक्रीज़ हो सकता है, तो हम उससे भी क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग प्रोग्राम को। उसके अलावा हम हर एक पार्टिसिपेंट को एनालाइज कर सकते हैं, उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं, क्या उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आया है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, कि पहले हमें लगता था कि वो मतलब उसकी जो एम्प्लॉय की वैल्यू है इन द ऑर्गेनाइजेशन और करंट की जो हमने उसको रिक्रूट किया था, और आज आफ्टर ट्रेनिंग उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है या नहीं हुई है, मतलब वर्क के लिए हम कितना उसको अपने लिए मानते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एम्प्लॉय कितना वैल्यूबल है, हम उसको वो एनालाइज कर रहे हैं। तो जब हम कन्वर्ट करते हैं डेटा को मॉनेटरी वॉल्यूम में, तो ज़रूरी है कि जो ROI मॉडल है वो हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के मॉनेटरी बेनिफिट को भी रिलेट करे, यानी कि अगर आपने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से हमारे को क्या मॉनेटरी बेनिफिट होने वाला है। अब हम करेंगे कॉस्ट का एनालिसिस, फोर्थ पॉइंट। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या कहता है कि हम इसके अंदर ये देख रहे हैं कि जो हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने में जो कॉस्ट इंकर्ड हुई थी, उस कॉस्ट का और जो आउटपुट हमें आ रहा है उसका क्या रिलेशन है और कैसे हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है कि कॉस्ट टू डिज़ाइन एंड डेवलप द प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने में जो आपकी कॉस्ट आई और उसको इम्प्लीमेंट करने में जो कॉस्ट आई, उनमें कहीं क्या डिफरेंसेस हैं। ओवरऑल प्रोग्राम कॉस्ट मटेरियल लाने को पार्टिसिपेंट से मतलब है एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को जब आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में किया होगा तो उसको कुछ समय के लिए अपने नॉर्मल शेड्यूल से हटाया गया होगा, तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसमें क्या हमारी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है और इस प्रोग्राम को कराने में हमारी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो रही है, हम इनको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरा, जो इंस्ट्रक्टर हम लेके आ रहे हैं, जो वो अपना समय दे रहा है, उस समय की क्या कीमत है। देन कॉस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट कराने में जो आपने फैसिलिटीज़ दी हैं, जैसे आपने लंच दिया, डिनर दिया, किसी के लिए आपने अरेंजमेंट ऑफ लॉजिंग करी, बॉर्डिंग करी, या आपके जो इंस्ट्रक्टर आए उनको आपने ठहराया, जो फैसिलिटीज़ आपने दी, उनकी कॉस्ट आपको क्या पड़ रही है। ऐसे ही उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट, उनकी मील्स की कॉस्ट, हम इन सब चीज़ों का एनालाइज में करेंगे। तो अब हमने इस कॉस्ट को भी एनालाइज कर लिया, तो हमने ऊपर से लेके 4 तक 4 स्टेप को प्रोसेस को फॉलो किया, यानी हमने डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करके हमने इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग को एनालाइज किया, यानी इम्प्रूवमेंट, उस इम्प्रूवमेंट को हमने देखा कि वो मॉनेटरी टर्म्स में क्या वैल्यू है। मॉनेटरी के बाद हमने निकाला कि उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कराने में हमारी क्या कॉस्ट इंकर्ड हुई। अब हम बात करेंगे हमारे मेन पॉइंट की, कैलकुलेट द ROI। तो अब हमने सारे पॉइंट्स निकाल लिए, तो ROI निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, बेनिफिट एंड कॉस्ट। इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, BCR मेथड।
BCR का मतलब होता है जो भी आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम के बेनिफिट्स से और उसमें लगने वाली कॉस्ट, उसको आप एनालाइज कर लीजिए। कई बार क्या कहा जाता है कि कॉस्ट ऑब्लिक बेनिफिट रेशियो इज़ द फॉर्मूला ऑफ सेम एज मैं आपका BCR। बेनिफिट BCR के फुल फॉर्म में आपको समझा देता हूँ। BCR रिप्रेजेंट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। तो इसके अंदर हम पहले क्या एनालाइज करेंगे, नेट बेनिफिट। नेट बेनिफिट हमें क्या हुआ, जो हमारे प्रोग्राम के बेनिफिट थे उसमें से आप अपने प्रोग्राम की कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, हमें अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो उसका बेनिफिट क्या है, नेट बेनिफिट डिवाइडेड बाय प्रोग्राम कॉस्ट इनटू बाय 100। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमें देख सकते हैं कि हमें कितना बेनिफिट हुआ जो हमने इन्वेस्टमेंट किया और उससे प्रोग्राम से हमें क्या फ़ायदा हुआ। अब हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं। इन सेल्स ट्रेनिंग, सुपरवाइजरी ट्रेनिंग एंड मैनेजरियल ट्रेनिंग, द ROI कैन बी क्वाइट लार्ज, फ्रीक्वेंटली ओवर 100%। कई बार ये 100% से ऊपर चला जाता है। तो अगर हमें टेक्निकल और ऑपरेटर ट्रेनिंग में करना है तो वो हमें लोअर करनी पड़ेगी। तो आई होप कि आपको इसका कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।